Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video we will discuss MCQ type question of our cost accounting of the chapter process costing. ये जो सीरीज मैं ला रही हूँ इसमें हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की इस सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज बेस्ट suited फॉर इंडस्ट्रीज where different types of product are manufactured, industries where homogeneous products are manufactured on continuous basis, service industries only, all of the above। तो जो इंडस्ट्री होमोजीनियस प्रोडक्ट यूज करती है या फिर प्रोड्यूस करती है और वो उनका काम कंटिन्यूस बेसिस पर चलता है, उस बिजनेस के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो सुटेबल होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following business is likely to adopt a process costing system? Plant manufacturers, construction companies, sugar refining units, printing processes। अब शुगर रिफाइनिंग यूनिट्स जो है यहाँ पर प्रोसेस लगती है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट प्रोसेस में से बाहर आकर फाइनलाइज्ड गुड बनता है, उसका फिनिश्ड गुड बनता है। तो इसके लिए ये वाली जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम है वो बेस्ट सुटेबल रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Material, labor and overhead costs are traced to processing departments rather than individual products or jobs. This statement is true for a job order costing system, an activity based costing system, a process costing system, a variable costing system। अब किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या जॉब को कोई भी जो ओवरहेड है हमारा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो हम डायरेक्टली देने के बजाय प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को अगर दे तो वो सही होता है। तो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग कॉस्टिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम द मटेरियल्स कैन बी एडेड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट ओनली, लास्ट डिपार्टमेंट ओनली, फर्स्ट एंड लास्ट डिपार्टमेंट ओनली, एनी डिपार्टमेंट। प्रोसेसिंग कॉस्टिंग सिस्टम में किसी भी डिपार्टमेंट में हम मटेरियल्स को ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not relevant to process costing system? Heterogeneous product, repetitive production, high production volume, लो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। अब जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वहीं पर ही हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग हमें देखने मिलती है। तो हिटेरोजेनियस प्रोडक्ट जो है वो काम नहीं आते हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not correct about process costing and job order costing? Both the system classify materials as direct material and or indirect materials. Both the systems classify labor as direct labor and or indirect labor. Direct materials under job order costing might be indirect under process costing and vice versa. Both the system assign costs by process। तो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में जो कोई सिस्टम हम लेते हैं उसमें हमारी जो कॉस्ट्स होती हैं वो बाय प्रोसेस असाइन की जाती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में नहीं, तो उस प्रोसेस में उस प्रोसेस डिपार्टमेंट को असाइन की जाती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑन जून 1st डिपार्टमेंट ए हैड 3000 यूनिट्स 50% complete with respect to direct labor and factory overhead. Materials are added at the beginning of the process. During June, 15,000 units were started in process in department A. At the end of the June, the ending goods in process of 4,000 units were 80% complete with respect to direct labor and factory overhead. There was no normal or abnormal loss of units in department A during the month of June. The number of units transferred to department B were। तो अब हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास 3000 की जो पहली अमाउंट हमें दिख रही है यूनिट्स की, और उसके बाद में हमें बताया है कि 15,000 यूनिट से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, यानी कि टोटल यूनिट्स हमारे पास है 18,000। और एट द एंड जो गुड्स हमारे प्रोसेस में है वो है 4,000, यानी कि स्टॉक में हमारे पास 4,000 यूनिट दिख रहे हैं। तो 18,000 में से 4,000 यानी के बाद हमारे पास बचते हैं 14,000 यूनिट्स जो कि हमें ट्रांसफ़र करने होंगे नेक्स्ट प्रोसेस को। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। The following data belongs to Department Y of Rathi Company. Work in progress beginning inventory 6,000 units, 40% complete as to labor and overhead. Completed and transferred to finished goods stores room 30,000 units.
Work in progress ending inventory 1000 units, 60% complete as to labor and overhead. The number of units started in department Y during the period where. अब दी हुई इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर हम प्रोसेस अकाउंट अगर बनाएं तो हमारे पास डेबिट साइड में अमाउंट आ जाती है, यूनिट्स आ जाते हैं 6000 जो कि बिगिनिंग इन्वेंटरी के हैं, और क्रेडिट साइड में हमारे पास यूनिट आएंगे 30,000 यूनिट एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी 1000 यूनिट। तो टोटल होती है क्रेडिट साइड की हमारी 31,000 यूनिट, जबकि डेबिट साइड में सिर्फ है 6,000 यूनिट्स। तो अगर हम बैलेंस निकालें तो 25,000 यूनिट्स जो है वो बिगिनिंग में, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग थी यूनिट्स की वो होगी 25,000 units की. So option C is the correct answer. In process costing system, when partially completed units are expressed in terms of fully completed units, they are known as completed units, equivalent units, unfinished units, transferred units. प्रोसेस कॉस्टिंग यूनिट में जब भी जो पार्शियल कंप्लीटेड यूनिट होते हैं उसे अगर हम फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट के नाम से जानते हैं तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following data of Department Z. Work in progress on January 1st, 2020, 800 units, all materials 40% converted. Process and transferred out 20,000 units. Work in progress on January 31st, 2020, 1,000 units, all materials 60% converted. Under weighted average method, the equivalent units of production of Department Z for January are. अब दी गई जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमें कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन करके हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं जेड डिपार्टमेंट के जनवरी मंथ के लिए वो निकालना होगा. तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 20,000 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास हैं सबसे पहले, प्लस 1,000 यूनिट्स जो हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 21,000. अब इस 20,000 यूनिट्स प्लस 1,000 यूनिट्स हमारे पास है. अब इसकी जो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 0.6, क्योंकि 60% जो है वो कन्वर्ट किया गया है तो इसीलिए हमें उसे 0.6 में से लेते हैं. तो हमारी जो इक्विवेलेंट यूनिट होगी जो कि एज कम्पेयर टू कंप्लीट यूनिट में हम उसे देखते हैं तो वो होंगे 20,600 यूनिट्स. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वेटेड एवरेज मेथड से वो होगा ऑप्शन सी, 21,000 यूनिट्स फॉर मटेरियल एंड 20,600 यूनिट्स फॉर कन्वर्जन कॉस्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following data of Department Z. Work in progress 800 units, all materials 40% converted. Processes and transferred out 20,000 units. Work in progress on January 31st 1,000 units. Under FIFO method, the equivalent units of production of Department Z for January are. अब यहाँ पर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं. अब फीफो मेथड में हमें क्या करना होता है तो फर्स्ट स्टॉक पहले एनालाइज करना होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो हमारे पास जो मटेरियल था वो था 20,000 यूनिट्स का, और हमारे पास जो 1 जनवरी को यूनिट्स दिख रहे हैं वो है 800 यूनिट्स. अब ये जो 800 यूनिट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं, हालांकि आगे हमें जो बताया है 31 जनवरी को वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास 1,000 यूनिट्स दिख रहे हैं जिसके कि 60% कन्वर्टेड दिख रहे हैं. तो इसका जो इक्वेशन हम यहाँ पर बनाते हैं वो होगा 20,000 माइनस 800 प्लस 800 इंटू 0% प्लस 1,000 इंटू 100%, क्योंकि अभी है फीफो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. तो 20,200 यूनिट्स जो है मटेरियल्स में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है. अब कन्वर्जन कॉस्ट जो है हमारी, उस कन्वर्जन कॉस्ट की अगर बात करें तो 800 यूनिट्स जो है हमारे वो 60% कन्वर्ट हुए हैं, और 1,000 यूनिट्स भी 60% कन्वर्जन में हम देख लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आ जाती है 20,280 रुपीज़ की. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Next question, the direct material costing $4,000 has been used in mixing department. The correct journal entry would be डायरेक्ट मटेरियल $4,000 के मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी. डायरेक्ट मटेरियल्स अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोग्रेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट. वर्क इन प्रोग्रेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वर्क डायरेक्ट मटेरियल्स क्रेडिट. फिनिश्ड गुड्स डेबिट एंड डायरेक्ट मटेरियल्स क्रेडिट. मिक्सिंग डिपार्टमेंट डेबिट एंड डायरेक्ट मटेरियल्स क्रेडिट. अब डायरेक्ट मटेरियल हमारे जो हैं वो डायरेक्ट मटेरियल हमारी मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डायरेक्ट मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In a process costing system, the manufacturing overhead or factory overhead is usually applied using a predetermined overhead rate, an actual overhead rate, conversion overhead rate,
इनडायरेक्ट लेबर रेट। अब प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड है वो अप्लाई किए जाते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In process costing system, the predetermined overhead rate is computed only once and used for all processing departments, separately for each processing department, only for the first processing department where units are started, only for the last department where units are completed and transferred to finished goods area. प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो है वो कंप्यूट किया जाता है हर प्रोसेस डिपार्टमेंट के लिए सेपरेटली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Where the normal loss in department is identified at the end of the process, its cost is ignored, charged to work in process ending inventory only, charged to units completed and transferred out only, charged to work in progress ending inventory as well as to units completed and transferred out। अब जब भी नॉर्मल लॉस जो होता है डिपार्टमेंट का वो हम हमारी प्रोसेस की एंड में आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है उसे हम चार्ज कर देते हैं हमारे जो कुछ भी यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं और ट्रांसफर्ड हुए हैं उनमें। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। While preparing the cost of production report of processing department, the per unit cost for preceding department needs to be adjusted when the normal loss is identified during the process, normal loss is identified at the end of the process, abnormal loss is identified during the process, abnormal loss is identified at the end of the process। तो जब भी हम हमारा प्रोडक्शन रिपोर्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट को के लिए बनाते हैं तो उसमें जो पर यूनिट कॉस्ट होती है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की वो एडजस्ट कर लेनी होती है हमें हमारी नॉर्मल लॉस जो कि आइडेंटिफाई हमने किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The following data has been taken from second department of Rathi Company. Cost from preceding department 9,675 rupees. Cost added by the department materials plus conversion 6,500. Units derived from preceding department 5,625. Units transferred to finished storeroom 5,000. Units still in process 1/3 complete as to conversion cost 375. Units lost in process 250. Based on the above data, the adjustment for lost unit in second department should be। अब हमारे पास कॉस्ट है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की और हमारे पास यूनिट्स भी है, साथ ही साथ हमारे पास यूनिट कॉस्ट है जो कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में बिफोर एडजस्टमेंट के हमें दी गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर हम हमारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो है वो है 9,675 और जो गुड्स हमारे पास हैं वो है 5,625 माइनस 250 जो कि हमारे प्रोसेस में लॉस्ट हुए हैं यूनिट्स। और इसको क्या करना होगा तो इसको हमारी कॉस्ट में हमें देख लेना होगा क्योंकि जो कॉस्ट हमें दी है उसे कन्वर्ट करके अगर हम देख ले तो होती है 1.72 की। तो ये जो इक्वेशन है वो अगर हम कंप्लीट कर दे तो आंसर आता है हमारा $0.08 का। सो ऑप्शन 8 डी 0.08 इज द करेक्ट आंसर। The normal or standard loss in processing department is generally considered an avoidable loss, an unavoidable loss, an additional loss, a basic loss। अब किसी भी प्रोसेस डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होता है तो वो एक बेसिक लॉस होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A loss in processing department which can be avoided under normal and efficient working condition is generally known as normal loss, extra loss, abnormal loss, डिपार्टमेंटल लॉस। प्रोसेस डिपार्टमेंट में जो कि लॉस हो रहा है जो कि अवॉइड किया जाता है अंडर नॉर्मल या इफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In process costing, the abnormal loss occurred in production department is charged to finished goods, charged to unfinished work, charged to factory work overhead, ignored। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस जो ऑकर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसे हम चार्ज कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following characteristics is relevant to process costing but not to job order costing? Averaging process, identifiable batches of production, equivalent units, use of standard cost। अब इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए तो रेलिवेंट है लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following types of spoilages should not affect the recorded cost of inventories? Normal spoilage, standard spoilage, abnormal spoilage, seasonal spoilage. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ स्पॉइलेज है जो कि हमारी रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी जो होती है उन्हें अफेक्ट नहीं करता? तो वो है एबनॉर्मल स्पॉइलेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The work in process inventory at the beginning of the period is 25% complete as to conversion cost. Materials are added at the beginning of the process. If FIFO method is used, the equivalent units for materials are equal to beginning inventory, units started during the period plus 75% of the beginning inventory, units started during the period, units started during the period plus beginning inventory. अब वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी जो एट द बिगिनिंग में है 25% जो कि कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन कॉस्ट. मटेरियल्स जो कि ऐड किए गए हैं बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेसेस में. अगर फीफो मेथड हम यूज़ करते हैं तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं मटेरियल के लिए वो इक्वल हो जाते हैं यूनिट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The completed units are transferred from department 3, the last department, to the finished goods storeroom. The journal entries for this transfer would be. अब जब भी हमारे फिनिश्ड गुड्स रेडी हो जाते हैं और उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी एंड डिपार्टमेंट को यानी कि फिनिश्ड गुड्स स्टोर को, तो उसकी एंट्री होती है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस. जिस भी डिपार्टमेंट को जा रहा है वो डिपार्टमेंट 3 अकाउंट क्रेडिट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. When completed units are sold to customer, the cost of units sold is transferred from finished goods inventory account to cost of goods sold account. Which one of the following is a correct journal to record this transfer of cost? अब जब भी हमारे गुड्स हम कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी अकाउंटिंग को जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में आती है, तो उसकी एंट्री होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट. तो एंट्री सी एंट्री जो है वो करेक्ट एंट्री है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A section of the cost of production report which shows the physical flow of units through various producing departments is usually labeled as schedule of physical flow, quantity schedule, equivalent units of production, cost to be accounted for. अब जो सेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है वो शो करता है फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स का जो कि वेरियस प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के साथ हमें देखने मिलता है और उसे यूजुअली लेबल किया जाता है क्वांटिटी शेड्यूल में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So here are the questions related to our process costing which are the MCQ type of questions. So in this way we have completed here our first chapter that is process costing and I have given so many questions of process costing here. So friends, we will meet in our next video where we will discuss another chapter of cost accounting. Till then keep watching, keep sharing. Thank you.